दहशतगर्द एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिससे बचपन में जायदाद, ऐशो आराम, अपनों का प्यार, रिश्ते छीन लिए गए। हालात के चुंगल में फंसकर वो जुराइम की दुनिया में दाखिल हुआ। मुहिब वतन होते हुए मुल्क दुश्मन करार दिया गया। इंडिया गया तो कदम कदम पर मौत ने घेरा, मगर उसने इंडिया में इंडिया की बैंड बजाए रखी। दास्तान की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। एक दिल हिला देने वाली दास्तान, दहशतगर्द। दहशत किस्त नंबर 118 एवे हमसे जबान लड़ाता है, हमारे सामने ऊंची आवाज़ में बात करता है। यह कहकर उसने उल्टा हाथ घुमा दिया। मैंने एकदम उसका हाथ पकड़ लिया और जहरीले लहजे में बोला, अपने हाथों को काबू में रखो, वरना दोबारा मैं सिर्फ पकड़ूंगा नहीं बल्कि तोड़ दूंगा। फौरन कई राइफलों के लोड होने की आवाज़ सुनाई दी। इसके साथियों ने मुझ पर राइफलें तान ली थी। खौफनाक चेहरे वाले ने हाथ के इशारे से इन्हें रोक दिया और हंस कर बोला, यार लड़का तो जीदार दिखाई पड़ता है, शायद ये मुझे जानता नहीं है। फिर वो मुझसे मुखातब हुआ, बड़ा जोर है तुझ में, मेरा हाथ तो पकड़ता है। मैंने हाथ पकड़ा तो जीवन भर के लिए टुंडा हो जाएगा। अचानक कांता गाड़ी से बाहर निकल आई और चीख कर बोली, जग्गू काका। उसने हैरत से कांता को देखा, फिर चीख कर बोला, कांता तू कहाँ चली गई थी बेटा? मैं समझ गया ये वही जग्गू डाकू है जो बाबा की मदद करता था। उसे देखकर कांता रोने लगी। रोती क्यों है बेटा? फिर वो चौंक कर मुझसे बोला, इस लड़की को कहाँ से उठा लाए हो बाबू साहब? जग्गू काका ये कामरान है। और अच्छा तुम हो कामरान? उसने टार्च की रोशनी बराह रास्त मेरे चेहरे पर डाली। मेरी आंखें चंदिहा गई। फिर जग्गू सोच कर बोला, दरमू तुम लोग इस गाड़ी का टायर बदलो, हम वापस जा रहे हैं। जग्गू मुझसे मुखातब हुआ, आओ कामरान मेरे साथ, मैं तो बहुत दिन से तुम्हारी तलाश में था, तुमसे मिलना चाह रहा था। मैं ज़रूर तुम्हारे साथ चलता जग्गू, मगर इस वक्त मैं बहुत ज़रूरी काम से शांतिपुर जा रहा हूँ। शांतिपुर? जग्गू ने पुरख्याल अंदाज में दोहराया। वो गांव यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मगर मैंने तो सुना है वो गांव यहाँ से काफ़ी दूर है। तुमने सरकारी नक्शा देखा होगा, सड़क के रास्ते वाकई दिल्ली यहाँ से काफ़ी दूर है। नया आदमी पहले दिल्ली जाता है, फिर वहाँ से देहात की तरफ निकलता है। ये शॉर्टकट सिर्फ यही के लोग जानते हैं। अगर यहाँ से खेतों हम निकल जाएं तो पैदल 2 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच सकते हैं। ये चक्कर मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैंने सर झटक कर कहा। यूँ समझे कि इस वक्त हम घोड़े की नाल के एक सिरे पर खड़े हैं। नाल के ऊपर वाले हिस्से में दिल्ली है और दूसरे सिरे पर शांतिपुर। अगर ये पूरा फासला तय किया जाए तो गाड़ी भी कम से कम 5 घंटे लगे। अब अगर हम नाल के एक सिरे से दूसरे सिरे पर चले जाएं तो वक्त कम लगेगा। बस बीच का रास्ता हमें पैदल, घोड़े या जीप के ज़रिए तय करना होगा। फिर वो मुस्कुरा कर बोला, अपने दोस्तों को भी बुला लो, बाकी बातें हम घर जाके करेंगे। अब हम लोग चलते हैं। मैंने उठने की कोशिश की। जग्गू के डेरे पर पहुंच के हमने चाय पी और मुख्तसर बाबा के बारे में बताया उसे। मेरा ख्याल है तुम लोग कुछ ठहर कर जाओ, जग्गू ने कहा। रात के वक्त किसी गाड़ी में जाना खतरे से खाली नहीं होता। खूनख्वार कुत्ते मिनटों में तिक्का बोटी एक कर देते हैं। जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे उजाला हो चुका होगा। मैंने कहा, मैं जल्द से जल्द विनोद पांडे के गाँव पहुँचना चाहता हूँ। वहाँ पहुँचने में मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। अगर पैदल सफ़र करना पड़ा तो ज़्यादा से वक्त लग सकता है। मैंने कहा, हमारे साथ लड़कियाँ भी हैं, तो क्या तुम लड़कियों को भी साथ लेकर जाओगे? जग्गू ने हैरत से पूछा। वो आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ हैं, मैंने जवाब दिया। फिर वहाँ 2 से ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इसकी तुम चिंता मत करो, जग्गू हंसकर बोला, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। फिर हमारे लाख मना करने के बावजूद जग्गू नहीं माना। मजबूरन कांता और ग्लोरिया को वही छोड़ना पड़ा। मैंने ग्लोरिया को अच्छी तरह समझा दिया था कि मोहतात रहे, इन लोगों से ख़तरा तो कोई नहीं, मगर एहतियात अच्छी चीज़ होती है। जग्गू के
आदमी गाड़ी भी ले आए थे, मगर जग्गू ने जीप ही को तरजीह दी। जब हम शांतिपुर के लिए रवाना हुए तो सुबह काजब का धुंधला सा फैला हुआ था। स्टीयरिंग पर जग्गू खुद था, मैं उसके बराबर में बैठा हुआ था। पिछली सीटों पर तैमूर और जग्गू के 2 आदमी थे। हम अभी सभी असले से पूरी तरह लैस थे। जीप के ऊंचे नीचे रास्तों पर उछलती कूदती आगे बढ़ रही थी। सरदार जग्गू, तुमने एक बात तो बताई ही नहीं, मैंने हंसकर कहा। वहाँ तुम किसकी घात लगाए बैठे थे और तुमने हमारा पीछा क्यों किया था? वो जग्गू हंसकर बोला, हमने असल में पुलिस कमिश्नर के लिए जाल फैलाया था। उसके पास भी इसी रंग और मॉडल की गाड़ी है। जब तुम लोग वापस भागे तो मैंने भी तुम्हारा पीछा किया। शुक्र करो कि मेरा इरादा पुलिस कमिश्नर को उड़ाने का नहीं था, वरना मैं तुम्हारी गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर देता। वो चलते चलते बाएं तरफ मुड़ा और कुछ दूर जाने के बाद उसने जीप रोक दी। उसने इर्द गिर्द का जायजा लिया, फिर जीप से नीचे उतर गया। मैं भी नीचे उतर गया। हवा में सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू रची हुई थी। उस दिन शदीद सर्दी थी और इतनी कहर थी कि फजा धुआं धुआं हो रही थी। मैंने 2-4 गहरे गहरे सांस लिए और इर्द गिर्द का जायजा लिया। गांव में जिंदगी बेदार हो चुकी थी। शबू, जग्गू ने अपने एक आदमी को मुखातब किया, तुम यहाँ जीप के पास ठहरो और अपनी आंखें और कान खुले रखना। यह कहकर वो आगे बढ़ गया। विनोद पांडे के घर का पता पूछ किसी से मैंने कहा, मेरे साथ चले आओ। जग्गू ने जवाब दिया और तेज कदमों के साथ एक सिमत की तरफ चल दिया। थोड़ी देर बाद वो सुर्ख ईंटों के एक 2 मंजिला मकान के सामने पहुंचकर रुक गया। उसने चंद लम्हे कुछ सोचा, फिर लोहे के एक बड़े से फाटक पर दस्तक देने लगा। फौरन ही दरवाज़ा खुला और एक आदमी बाहर निकल आया। कौन हो भैया? उसने बारी बारी हम चारों का जायजा लिया। सेठ जी से कहो कि जग्गू आया है, उसके लहजे में तहक्कुम था। मुलाजिम फौरन अंदर चला गया। उसने वापसी में ज़्यादा देर नहीं लगाई। शायद वो भागता हुआ आया था। उसका सांस बुरी तरह फूला हुआ था। उसने हाँफते हुए कहा, अंदर चलिए सरकार, सेठ जी आपको बुला रहे हैं। हम अंदर दाखिल हुए तो लंबी रविश के आखिरी सिरे पर एक अधेड़ उम्र का बावकार शख्स खड़ा दिखाई दिया। उसने सर्दी से बचने के लिए स्वेटर पहन रखा था। उसके जिस्म के कुछ हिस्से खूबसूरत ऊनी शाल थी। हमें देखते ही वो हमारी तरफ लपका और बुलंद आवाज में बोला, आओ जग्गू, इस दफ़ा बहुत दिनों बाद आए। वो ये कहता हुआ जग्गू से लिपट गया। तुम ठीक तो हो? भगवान की कृपा है सेठ जी, जग्गू ने जवाब दिया। फिर मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला, ये मेरे दोस्त मनोहर लाल हैं, CIA के बहुत बड़े अफसर हैं। मैं इन्हीं के काम की वजह से यहाँ आया हूँ। सेठ जी ने दोनों हाथ जोड़कर मुझे सलाम किया, फिर बोले, मनोहर जी, मुझे आपके काम आके बहुत खुशी होगी। आइए अंदर चलिए, कुछ जलपान कर लें, फिर काम की बात भी हो जाएगी। जग्गू ने अपने साथी और तैमूर का तारुफ नहीं कराया था, इसलिए सेठ ने इनकी तरफ कोई तवज्जो न दी। शायद वो इन दोनों को जग्गू का मुलाजिम समझा था। सेठ जी का ड्राइंग रूम या बैठक वैसी नहीं थी जैसी आम हुआ करती है, बल्कि एक खूबसूरत बैठने की जगह थी। हमारे यहाँ देहात के खाते पीते लोगों की ऐसी जगह होती है। उन्होंने शायद मुलाजिम से कुछ कह दिया था। हमें वहाँ बैठे हुए ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उनका मुलाजिम नाश्ते का सामान लेकर आ गया। गर्मा गर्म पराठे, मक्खन, आलू की भुजिया थी और दूध था। इस भाग दौड़ में मेरी भूख खूब चमक उठी थी। मैंने खाने से पूरा पूरा इंसाफ किया। हम लोग नाश्ते से फारुग हुए तो सेठ जी ने पूछा, हाँ मनोहर जी, अब सुनाइए कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे एक आदमी की तलाश है। मालूम हुआ है कि उसकी माँ इसी गांव में रहती है और वो भी आजकल यहीं आया हुआ है। आप नाम बताएं मनोहर जी, सेठ जी ने कहा। अगर वो इस गांव में हुआ तो हर कीमत पर आपके हवाले कर दूंगा। उसका कोई एक नाम नहीं है सेठ जी, मैंने कहा। हर जगह वो एक नए नाम से पहचाना जाता है। मैंने अपने पर्स में से विनोद पांडे की तस्वीर निकाली और सेठ जी की तरफ बढ़ा दी। उसकी यह तस्वीर है मेरे पास। सेठ जी ने तस्वीर मुझसे लेकर जेब से चश्मा निकाल कर लगाया और तस्वीर देखकर चौंक उठे। अरे, ये तो गोपाल है, नारायण जी का भांजा। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए पुरख्याल अंदाज में कहा। मेरा ख्याल है कि गोपाल
यही है। क्या आपने उसे गांव में देखा है सेठ जी? मैंने जल्दी से पूछा। देखा तो नहीं है, मगर कल नारायण जी के हाथ में नई घड़ी देखी है मैंने, सेठ जी ने सोचते हुए कहा। मैंने इनसे पूछा भी था कि ये घड़ी कौन लाया, तो वो गड़बड़ा कर बोले कि यार गोपाल लाया था, साल भर हो गया। इसका मतलब है कि वो यही है, मैंने पुरजोश लहजे में कहा। आप ऐसा करें सेठ जी, मुझे इसके घर का पता बता दें, मैं उसे यहीं बुलवा लेता हूँ, सेठ जी ने कहा। नहीं सेठ जी, मैंने कहा, आपने यहाँ बुलाया तो वो चुकन्ना हो जाएगा, मुमकिन है वो यहाँ से भी कहीं गायब हो जाए। ठीक है, सेठ जी ने सर हिलाते हुए कहा, मैं अपने एक नौकर को आपके साथ भेज दूंगा, वो आपको नारायण जी के घर छोड़ आएगा। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है सेठ जी, मैंने कहा। सेठ जी ने एक मुलाजिम को आवाज़ दी और उससे कहा कि इन्हें ज़रा नारायण जी का घर दिखा दो। अच्छा सरकार, नौकर जल्दी से बोला। फिर कहने लगा, आज नारायण जी के घर बहुत से मेहमान आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक गोरा भी इनके घर का पूछ रहा था, इसे भी मैं ही छोड़ कर आया था। मैं आलम इस्तराब में खड़ा हो गया। इस गोरे को कब छोड़ा है तुमने वहाँ? मैंने पूछा रुके रुके लहजे में। अभी थोड़ी देर पहले सरकार, इस वक्त आप नाश्ता कर रहे थे। वो गोरा किस गाड़ी में आया है? मैंने पूछा। जी सरकार, ये लंबी सी गाड़ी है, इसकी नौकर ने जवाब दिया। उसके साथ 2 आदमी और भी हैं, मगर वो गोरे नहीं हैं। मैं जग्गू को एक तरफ ले गया और उससे कहा कि अपने आदमी को वहाँ भेज दो, हो सके तो उनकी गाड़ी के 1-2 टायर फ्लैट कर दे, मैं इस गोरे को भी पकड़ना चाहता हूँ। जग्गू ने इस बात में सर हिलाया और अपने साथी को नज़दीकी बुलाकर ऐसा ऐसा कुछ बताने लगा। नारायण जी यानी विनोद पांडे के मामू का मकान भी पुख्ता था, मगर ज़्यादा वसी अरीज नहीं था। सेठ जी का नौकर हमें दूर से मकान दिखाकर लौट गया। मैंने जग्गू से कहा, तुम आगे रहो, विनोद पांडे मुझे खूब अच्छी तरह पहचानता है, मेरी झलक भी देख ली तो गायब हो जाएगा।